हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रबल बैच की क्लास 11th की। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ऑलरेडी। एंड टुडे इज़ पार्ट 6। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं एंड प्रीवियस क्लास में हमने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। तो स्टूडेंट, मैंने वहाँ पे आपको डायग्राम से समझाया था कि एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। बच्चों, मैं एक बार हल्का सा बता देती हूँ आपको कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या था। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये एमिशन मतलब बताया था मैंने आपको, कुछ एमिट होना है ना, कोई लाइट है, रेडिएशन है जो बाहर निकल रही है ना, उससे रिलेटेड है, राइट। तो स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रम का जब मतलब है कि कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ लाइट बाहर एमिट हो रही है, तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि कोई भी हमारा सैंपल अगर होगा, जिस सैंपल की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम स्पेक्ट्रम लेना चाह रहे हैं, राइट, इट कैन बी अननोन सब्सटेंस या फिर वो हमारे लिए नोन भी हो सकता है, उसका हम एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रोग्राफ ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्राफ है, ये जो रिजल्ट आएगा वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उस सब्सटेंस की, मतलब उसके जैसा कोई भी और सब्सटेंस जो है वो ऐसा ग्राफ या फिर ऐसा स्पेक्ट्रा हमें नहीं दे सकता है ना। ये तो क्लियर हो गया। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है ये? एमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए बच्चों, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना, अगर मैं कहूँ कि सैंपल लिया जाता है, सैंपल को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया जाता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक देंगे आप तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हमारा सैंपल क्या है, यहाँ पे H2 है सैंपल, ठीक है ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज, किसकी तरह हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है? H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, राइट। तो H2 जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगा दो में, मॉलिक्यूल बिकम्स एटम्स। मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बच्चों? एटम बन जाएगा। क्लियर है ना ये बात? ओके, तो मॉलिक्यूल से बन गया एटम। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड लेवल को रीच कर जाते हैं, राइट। ठीक है, गो टू एक्साइटेड लेवल। अब वहाँ वो स्टेबल तो रहेंगे नहीं, वो उसका परमानेंट स्टेबल स्टेट तो नहीं है ना, वहाँ से वो वापस भी आएंगे। बच्चों, जब वो वहाँ से वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जिस एनर्जी को ऑब्टेन करके वो वहाँ गए थे, वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको वो एमिट करते हुए नीचे आएंगे। जब वो एनर्जी एमिट होती है तो वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है, राइट। अब वही लाइट प्रिज्म से पास की जाए तो हमें जो ऑब्टेन होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पेक्ट्रा, वो हमारे लिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होगा, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। तो किस तरह से लिया गया, क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो मैं आपको करा रही हूँ, वो क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि किस तरह से लिया गया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। यहाँ पे हमने पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया हाइड्रोजन सैंपल को। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो एटम में डिवाइड हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे वो गो टू एक्साइटेड लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन करके वो ऐसा पहुँच गया ऊपर। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर गया, वहाँ पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन come down to their ground state, अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस भी आएगा वो, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। एंड देन रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो कहाँ जाएगी? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चों? लाइट की फॉर्म में। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लाइट। अब इस लाइट को पास किया जाता है प्रिज्म में से। ठीक है, प्रिज्म में से पास किया जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा बच्चों, बताइए? उसके बाद क्या होगा?
उस प्रिज्म में से जो लाइट अगर पास होती है तो वो उसका स्पेक्ट्रा उसको डिवाइड कर देगा स्पेक्ट्रा में, मतलब उसके जो जैसे हमने देखा था वाइट लाइट के केस में, तो आपने देखा होगा कि 7 कलर्स कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है ना वाइट लाइट। तो अब यहाँ से जो प्रिज्म है उसके बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन कर लिया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट, और जिससे हमें क्या मिल जाता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रोग्राफ, एंड इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रा। किसका स्पेक्ट्रा बच्चों? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। ऐसे किया जाता है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको क्या किया जाता है। सैंपल लिया है ना, तो सैंपल लिया जाता है। सैंपल के जो हमारा सैंपल है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक। उसको जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है, एनर्जी दी जाती है, तो वो एटम में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में वो एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, जब वो वापस आते हैं, जब वो सोर्स ऑफ एनर्जी हट जाता है वहाँ से, तो दे कम टू देयर ग्राउंड स्टेट अगेन, ठीक है। वहाँ से आने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज़ करेंगे इन फॉर्म ऑफ लाइट। अब उस लाइट को पास किया जाएगा प्रिज्म में से, राइट। उसके बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाएगा, उसके बाद हमें उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लिया जाता है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। अब बच्चों रिजल्ट कैसा आएगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो है बनेगा कैसे, उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी बच्चे मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, जो मेरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, उनको बता देती हूँ मैं कि आप लोग साथ साथ प्लीज़ बुक रीड किया करो। जो भी आपकी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, जो भी मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स की बिट्स बनाती हूँ, सो दैट आप क्या करें कि आप उसी टॉपिक को 2-3 चीज़ों से पढ़ पाएँ। मतलब मेरा तो फोकस ये होता है कि आप लोग उसको सबसे पहले पढ़ें आपकी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से लास्ट में पढ़ा करो। एनसीईआरटी थोड़ी प्रिसाइज होती है, थोड़ा लैंग्वेज उसमें बच्चों के लिए नहीं होता है, मैं कह सकती हूँ 11th की स्पेशली। तो अवॉइड करें, सबसे पहले ना पढ़ें एनसीईआरटी को, सबसे बाद में पढ़ें। एंड आपकी जो रेफरेंस बुक है, सबसे पहले रेफरेंस बुक में से पढ़ा करो। जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो, कोई भी बुक। और जिस बच्चों को बुक्स के बारे में डाउट है कि आपको कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए, तो मैंने बुक्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि नीट लेवल, आईटी जेई लेवल और आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। उसके लिए मैंने केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स के लिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। तो आपकी रेफरेंस बुक को सबसे पहले फॉलो करें। उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करें, इफ़ यू आर हैविंग इट, ठीक है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करें। उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को तो पढ़ें ही आप, कंटेंट जो आपका है उसको पढ़ना है। साथ में जो वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, जो वहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको लगाना है टॉपिक सर्च करके कि इस टॉपिक के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस करिए, ठीक है। उसके बाद में जब आपका ये वाला काम हो जाता है, मतलब आपका जो ये काम अगर हो जाता है, उसके बाद में जस्ट एक एनसीईआरटी से ब्रीफ आउट ले लीजिए। क्योंकि बच्चों जितना आप रेफरेंस बुक से, स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे, जितना कंटेंट पढ़ोगे आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल का एंड क्वेश्चंस करोगे, इसके बाद में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। एंड जब एनसीईआरटी पे जाओगे तो आप नोटिस करोगे एनसीईआरटी में सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ने के लिए नहीं होती है, लास्ट में समराइज्ड फॉर्म आपको रीड करना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ फॉलो किया करो। एंड टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ, एक वीडियो में मैं एक टॉपिक करा देती हूँ, तो आप कोशिश करो कि एक वीडियो का काम एक दिन में कर लिया करो। क्योंकि मुझे पता है जितना मैंने पढ़ाया उस चीज़ को आपको रेफरेंस बुक प्लस स्टडी मटेरियल से पढ़ने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइम निकालो सेल्फ स्टडी के लिए कि इतना आप पढ़ा करो, ठीक है, तभी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि अब जो हमने सेटअप कराया उससे हमें क्या मिलेगा। उससे मिलेगा हमें बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम दिखता कैसा है? ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखता है, एक बैंड होता है, उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। लाइंस कुछ पास पास होती हैं, कुछ थोड़ी दूर दूर होती हैं। तो लाइंस इस तरह से होती हैं, पहले कुछ पास लाइंस हैं, फिर दूर लाइंस हैं, फिर उसके बाद फिर पास लाइंस आ जाएंगी, फिर थोड़ी दूर लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो स्पेक्ट्रम देखा जाता है। तो बच्चों अब इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करें हम लोग?
जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बाद में इसके नाम भी रखे, ठीक है। जो ये स्पेस्ड लाइंस हैं, सम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, closely placed lines and some are having more space between lines, ठीक है बच्चों। तो ये देखा गया था। अब ये जो आपके पास सामने स्पेक्ट्रम है, ये है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। क्या है ये? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। अब बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग रीजन्स थे। कैसे? एक तो ये इसी तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इनके नाम क्या हैं? इन सीरीज़ के, इन पर्टिकुलर लाइंस के नाम रखे गए। जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया उसके बेसिस पे इनके नाम थे, ठीक है। सबसे पहले वाला था एल बी पी, ऐसे याद कर लो, एल बी पी, ठीक है। सबसे पहले एल, फिर बी पी, फिर बी पी, ऐसे याद कर लीजिए। तो इनका नाम क्या है? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड, ये इनके नाम है बच्चों, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। तो इनको कैसे आप याद कर सकते हो? शॉर्ट फॉर्म में एल बी पी, ऐसे याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है याद करना, ठीक है। ये जो लाइंस थी, इनको जो नाम रखे गए हैं वो इनके साइंटिस्ट के नाम पर रखे हुए हैं, ठीक है, जिसने डिस्कवर किया उसके बेसिस पे। स्टार्टिंग में 5 ही लाइन डिस्कवर हुई थी, मतलब कुछ कुछ गैप पे, एंड बाद में एक हम्फ्रे लाइन जो है वो भी डिस्कवर हुई थी बाद में, ठीक है। हम्फ्रे बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बट इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको कहते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। जो लाइंस आई ऑब्टेन हुई, कितनी लाइंस ऑब्टेन होंगी, उसकी अगर हम बात करें तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ करके हम वेव नंबर निकाल लेते हैं। वेव नंबर कैन एक्सप्रेस द नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, कि लाइमन में है या बाल्मर में है, इस तरह से। तो वो फॉर्मूला क्या है उसकी बात बताती हूँ सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों these lines can be expressed in terms of किस टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर का सिंबल याद है आपको बच्चों? मैंने जब आपको टर्म्स पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, तो वहाँ पढ़ाया था। तो वेव नंबर्स का जो बच्चों वो है सिंबल है, तो आप उसके लिए न्यू बार यूज़ करते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, इसका नाम है रिडबर्ग्स फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला है ये? म्यू बार इज इक्वल टू आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट, देन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो रिडबर्ग्स फॉर्मूला है इसमें सारी चीज़ें क्या क्या हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये तो वेव नंबर हो गया। वेव नंबर कहते हैं इसको, या इसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कह सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी और आपको वेवलेंथ भी कैलकुलेट कराने के लिए आती है, मतलब आपको यही फॉर्मूला दिया, आपको जानते हो, बट इसी फॉर्मूले से आपको वेवलेंथ भी कैलकुलेट कराई जा सकती है। तो आपको इनके प्रीवियस रिलेशन पता होगा कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इससे वेवलेंथ निकाल लोगे। एंड दूसरा फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, कराया हुआ है मैंने पहले, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा को यूज़ करने वाला फॉर्मूला कराया हुआ है पहले, राइट। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आपका काम बहुत ईजी हो गया, ठीक है। वो तो आपको पता ही है फॉर्मूला, ठीक। इसके बाद में बच्चों बात ये है कि आर क्या है। आर है हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। नाउ रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको बच्चों? इसमें दो चीज़ें हैं, आप इसमें सेंटीमीटर में भी पुट कर सकते हो, मीटर में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर में आप पुट करोगे 109677
सेंटीमीटर इनवर्स। आप एक तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1.09677 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, ठीक है। आप एक ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो, जो भी आपको पुट करनी हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपको रिक्वायरमेंट लगे, ठीक है, मीटर्स में भी और सेंटीमीटर में भी। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया रेडबर्ग्स कांस्टेंट आर में क्यों क्या पुट करना है। नाउ द टर्म इम्पॉर्टेंट इज N1 एंड N2। N1 होता है आपका लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और जो N2 है यहाँ पे वो कंपैरेटिवली हायर एनर्जी लेवल होगा। अब मैं कैसे बता रही हूँ इस चीज़ को, देखो बच्चों, जब आप N1 का स्क्वायर करोगे और N2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो N2 का जब स्क्वायर कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक बच्चों, जब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी और आपको माइनस करना है N1 के स्क्वायर वाली वैल्यू से, तो वो माइनस होगा तो आंसर आपका माइनस में नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि लाइन है भैया, 1 2 3 कितनी भी होंगी पर नेगेटिव में तो नहीं होंगी ना, तो इसलिए जो हायर एनर्जी लेवल है उसको बाद में रखा गया है, क्योंकि उसका स्क्वायर करने पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी और 1 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो छोटा आंसर आएगा, तो वो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर, टोटल आंसर जो है वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके बिहाइंड लॉजिक है। अब याद कैसे रखोगे, अगर क्वेश्चन आपका बोलता है, ये चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है, इफ़ योर क्वेश्चन सेज कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th लेवल से 2nd लेवल पे आ गया, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, रिटर्न फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू 1st एनर्जी लेवल। अगर ये कहा जाए आपको तो N1 शुड बी 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आया, N2 शुड बी 5 क्योंकि 5th एनर्जी लेवल से 1 पे आया, तो आपको ये वैल्यूज पुट करनी होंगी, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा रेडबर्ग्स फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, देखो बच्चों, वो डेफिनेशन क्या है कि लिमिटिंग जो यहाँ पे लाइन है वो कौन सी होगी, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पीफन तो हम पढ़ चुके हैं। लिमिटिंग लाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन स्कूल में कई बार आ जाती है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज लिमिटिंग लाइन। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको एसर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे फॉर्मूला पढ़ के और इसका न्यूमेरिकल करके आगे निकल जाते हैं, दे डोंट रिवाइज इट थोरोली, तो आप लिमिटिंग लाइन का जो कंसेप्ट है वो मिस कर जाते हैं कई बार रीड करने में। तो लिमिटिंग लाइन होती क्या है, लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइट लेवल से आ रहा है फर्स्ट लेवल पे या किसी और लेवल पे, तो उस केस में N2 की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये N2 की वैल्यू, ठीक है, N2 की वैल्यू क्या रखी जाएगी, वो अगर इन्फिनिटी होता है तो ये लिमिटिंग लाइन मानी जाती है, ठीक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिटर्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा है इनफाइनाइट लेवल से, एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिमिटिंग लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is the line when electron return from कहाँ से, इनफाइनाइट लेवल से, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम इन्फिनिटी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया लिमिटिंग लाइन की डेफिनेशन। यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो चुका है। आपको हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या रहेगा वो बता दिया मैंने। ये जो फॉर्मूला बताया है बच्चों ये वैलिड है फॉर हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की जैसा कोई और एलिमेंट दे दिया जाए, इन दैट केस व्हाट विल यू डू, इन दैट केस हाइड्रोजन के अलावा, तो बच्चों हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई और एलिमेंट देगा तो वो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब बच्चों जो ये हमने देखा है कि ये जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ है हमें, आप लाइन स्पेक्ट्रा देख रहे हो जो स्क्रीन पर, ये वाला स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा बच्चों, ये स्पेक्ट्रा जो है ये हाइड्रोजन का है, तभी ये सिंपल नज़र आ रहा है।
कॉम्प्लेक्स एटम्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास ट्रांजिशन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा बनेंगी एंड कॉम्प्लेक्स बनेंगी। तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बोर्स मॉडल जो था वो उसको लेकर के रिस्पेक्ट में नहीं बनाया गया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए नहीं था, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे बोर्स पॉस्टुलेट में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज इजी, बट अगर हम किसी और एलिमेंट का जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो वहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला जो है कि कोई भी फॉर्मूला देना इज़ नॉट ईजी, उसको पढ़ना समझना ईजी नहीं था। तो हाइड्रोजन का आपने देख लिया। नाउ वी आर कमिंग टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन की जैसी स्पीशीज़ हो और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ मतलब कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन की जैसे ही हो। तो बच्चों हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये आप जानते हो। इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के 3 हैं एंड बेरिलियम के 4 हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा अगर हीलियम को हम He+ बना दें, लिथियम को अगर हम लिथियम 2 पॉजिटिव बना दें और बेरिलियम को हम बेरिलियम 3 पॉजिटिव बना दें, तो इन सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। येस और नो? इज दैट क्लियर? हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक उसको कैटायन बना दिया जाएगा, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा एंड फिर वो सिंपल हो जाएगा, उसके लिए स्पेक्ट्रा लेना इजी हो जाएगा, राइट। तो आप अगर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं जितना यहाँ लिखा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्लियर है ना ये बात? ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अब इसके लिए रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होगा? इनके लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो क्या होगा उसको लिख रही हूँ मैं। म्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बाहर आ जाएगा Z स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे Z क्या है? Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो आपको पता है किस केस में कितना पुट करना होता है। हीलियम केस में आप 2 पुट करोगे एंड लिथियम केस में आप 3 पुट करते हो एंड बेरिलियम केस में आप इसको 4 पुट करते हो, है ना। क्लियर हो गई ना ये बात? तो बहुत सिंपल है। चलिए इसका हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल करा देती हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं आपको स्टूडेंट्स, जो ये मैंने आपको लाइंस लिखवाई हैं इनका ना रीजन होता है, कौन से रीजन में फॉल हो रही हैं। मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थी वहाँ पे कौन सी कहाँ पे फॉल हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज़ है, ये जो लाइंस हैं लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, इनके लिए जो रीजन है बच्चों वो रीजन है लाइमन होता है हमारा। लाइमन आएगा आप लोगों का बच्चों यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, यूवी रीजन में आता है। बाल्मर विजिबल में आता है। बाकी के 3 जो है ना आपके, वो आपके बच्चों आते हैं IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। लाइमन यूवी, बाल्मर विजिबल रीजन, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड IR इन वही आपका जो इंफ्रारेड रीजन है उसमें, और जो हम्फ्रे है वो आता है फार IR में, फार IR, फार इंफ्रारेड, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से तो कि कौन से लेवल में है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो बच्चे ड्रॉपर हैं या जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं या जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको पता है कि इस टॉपिक में से कई बार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितने लाइंस बनेंगी, ठीक है, कितनी लाइंस बनेंगी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। मतलब जो मैं आपको कराने वाली हूँ रिडबर्ग्स फॉर्मूला, वो तो एक है ही, वो तो CBSE लेवल पे आपके आता है क्वेश्चन, बट जो एंट्रेंस लेवल पे आता है वो आता है बच्चों कितनी लाइंस बनेंगी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, और उस केस में आपको स्पेक्ट्रा बना के चेक करना होता है। वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं उसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो आपको ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस कवर होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दोनों निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, वेवलेंथ भी निकालनी है, ऑफ द रेडिएशन इन नैनोमीटर। देखो एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया, आपको बोल दिया गया नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है। नैनोमीटर emitted when an electron in the hydrogen atom jumps from third orbit। अब ध्यान से देखना कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों एक यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है ना, वो आपकी फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गई और वो कहाँ से आ रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल से आ रहा है, ठीक है। तो इन विच रीजन, अब आपसे ये भी पूछा गया है एक और क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम के रीजन पढ़ाए हैं वही सारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम will this line lie। जो आप इसका आंसर निकालेंगे वो कौन से रीजन में होगा वो भी आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। बट ये जनरली जो ये वाला पार्ट है वो आपसे नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पार्ट आ जाता है और वो आजकल के जो एग्जाम्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो कुछ क्वेश्चंस पुराने रिपीट हो रहे हैं हर साल बुक्स में, तो वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके रीजन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले तो आपको निकालना है क्या, आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, आपको वेवलेंथ भी निकालनी है। किस में निकालनी है, नैनोमीटर में निकालनी है। आपको हाइड्रोजन दिया है तो N2 क्या होगा, थर्ड एनर्जी लेवल, N1 क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड लेवल पे आए इलेक्ट्रॉन्स थर्ड लेवल से, ठीक है। इतनी बात हो गई, ठीक। आगे चलते हैं। अब आपको पुट करना है यहाँ पे रिडबर्ग्स फॉर्मूला, वेव नंबर इज इक्वल टू R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है ना, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए पुट कर लेते हैं, वेव नंबर का आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों आर की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है ये, ठीक है। इसमें पुट करके बाद में आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और पुट कर लीजिए, चलो ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सारा वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको कर लेना सॉल्व, ठीक। द आंसर विल बी 97490.7 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। इतना आंसर आ गया, किस में आया, ये सेंटीमीटर में आया। एंड आपको ये पता है कि वेव नंबर और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, इन ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं क्या, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आंसर आया है आपका, दिस आंसर इज वेव नंबर, राइट। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप इसके इक्वल में कर सकते हैं, इक्वल टू 1/वेवलेंथ, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1/97490.7, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, बिकॉज द वैल्यूज जब इन्वर्स में है, ठीक है। सेंटीमीटर इन्वर्स था ना, नीचे पुट करा उसको, तो लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा। नाउ अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, द आंसर विल बी, जो भी मीटर में अगर हम निकालना चाहें उसके बाद में पहले मीटर में निकालोगे, सेंटीमीटर से मीटर में, उसके बाद नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे उसको, ठीक है। तो मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ, वो सारी कैलकुलेशंस आप सीख करके आए हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आंसर विल बी 103 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर में मीटर में निकाल रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए 103 × 10⁻⁻9 मीटर। चेक कर लेना करके सॉल्व, ठीक है ना। मैं आप डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इतना कर लोगे आप लोग सॉल्व, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप जानते हो,
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। जितने फॉर्मूला मैं पुट कर रही हूँ सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं आपको वो याद होने चाहिए, लिखना भी है। एक तो ये फॉर्मूला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों फॉर्मूले, ठीक है ना। तभी मार्क्स फुल मिलते हैं जब आप हर चीज़ लिखते हो, ठीक। चलिए अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, क्लियर है ना। और लैम्डा की वैल्यू मीटर में कितनी आई थी आपकी बच्चों, ये आई थी 103 × 10⁻⁹ मीटर, है ना। इसको सबको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में। कितना आ जाएगा इसका आंसर, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर है 2.91 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों आया बच्चों, लाइट की जो स्पीड की वैल्यू थी वो मीटर पर सेकेंड में थी, नीचे जो वैल्यू है वो मीटर में है, कैंसिल हो जाएगा मीटर, तो आंसर विल बी इन सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो देख लीजिए हमने क्वेश्चन कर लिया, आपका फ्रीक्वेंसी भी आ गया। नाउ अगर आप रेंज देखेंगे बुक में जो टेबल है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की, उसको मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो ये वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज़ इन यूवी रीजन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, यूवी रीजन में मिलेगी आपको। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिखवाई थी कौन सी कहाँ पे होती है, तो आपको मिल जाएगा कि यूवी रेडिएशन में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके आ सकते हैं। एंड जो थोड़े से कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चंस हैं उसके मैं आपको सर्च करके 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। बट इतना, अब आपको होमवर्क क्या करना है, योर होमवर्क इज़ यू हैव टू डू सिमिलर क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कराया है, उसके जैसे 5 क्वेश्चन करने हैं। होमवर्क क्या है, डू 5 क्वेश्चंस फ्रॉम रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक जो आपके पास है उससे आपको 5 क्वेश्चन सिमिलरली रिडबर्ग्स फॉर्मूला वाले करने हैं, उनको सॉल्व करना है, उनको मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके सारे क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट आपका जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड बार बार फार्मूला लिखें, जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फार्मूला लिखें, ठीक है। वो थोड़ा आपको लर्निंग में भी हेल्प करता है कि आपको फॉर्मूले लर्न रहते हैं। तो जितनी, वही है, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। तो आप जितनी बार भी लिखेंगे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का हमने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो, और उसके बाद बोर्स मॉडल जो है उसको स्टार्ट करेंगे हम डिस्कस करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंड इन द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड में हम लोग रखेंगे एक लाइव सेशन। लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर जो था आपका, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको यही बता दूं कि आपने इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेने हैं, उनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, एंड जो डाउट्स होंगे आपके वो हम उस दिन सॉल्व कर लेंगे। तो आप मैं डाउट मतलब कह सकते हो कि मैं लाइव सेशन लूँगी जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो फिर भी एक बार मुझे, जो भी बच्चा मुझसे कांटेक्ट में रहता है, मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपके डाउट्स क्या हैं। तो मैं पर्टिकुलरली उन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगी एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस जो ईजी हैं, उन पे इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीक के एंड में रखूँगी मैं लाइव सेशन, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूँगी टेलीग्राम चैनल पे भी और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि वो लाइव क्लास कितने बजे होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इतना प्रैक्टिस कर लेना, इतना अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ओके, बाय बाय। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's